हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं? राम राम करते हैं, खुश हो गए राम भाइयों। भाई आज का जो वीडियो लेकर है इंडिया की सबसे बड़ी या कहते हैं पैरी पोता बापू जी। यार मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। ऑडियंस के पैरी तो पड़ जा पहले। भाई चल भाई, आज की भाई वीडियो लेकर है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो रिलायंस है ना, उसके हिडन एम्पायर हम जानने जा रहे हैं कि उसके हिडन अफेयर हमने नहीं जानने हैं। क्यों? हमने जानने नहीं है उसके हिडन अफेयर। क्यों यार अंपायर कह रहा है, अंपायर कह रहा है। एम्पायर भाईजान वीडियो होने जा रही है रिलायंस हिडन एम्पायर धीरू भाई अंबानी लाइव हिंदी हो के चीज, यानी कि जिन लोगों ने इंडिया को चलाया, जिन लोगों ने इंडिया को खड़ा किया, डेवलप बनाने में, जिन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपना देश बनाने में, अपने देश के लोगों को बनाने में, अपने देश की डेवलपमेंट में, उन लोगों पर उनकी रिलायंस जो वो क्या है, क्या वैसे इनकी जो कंपनी ऑयल मिल भी है उनकी, उनकी एक जामनगर में रिफाइनरी है, गुजरात में उनकी रिफाइनरी है। ओके, उसके बारे में हम सारा कुछ आज देखेंगे। तो चलो भाई देखते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Let's get started। मैं भूल गया हूँ, चलो भी देखते हैं, वो छोड़ दिया। मुझे खुद नहीं पता था कि जामनगर रिफाइनरी पूरे देश की बैकबोन है। अक्सर जब भी हम रिलायंस का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है इनका जियो नेटवर्क, जिसने सस्ता इंटरनेट शुरू किया, या फिर स्मार्ट बाजार और आजियो जैसी इनकी रिटेल चेन्स। और क्रिकेट लवर होंगे तो शायद जियो हॉटस्टार याद आ जाए। लेकिन दोस्तों यह सब रिलायंस का सिर्फ एक चेहरा है, क्योंकि असली ताकत वो है जो दिखती नहीं। जामनगर रिफाइनरी आपकी गाड़ी का पेट्रोल, घर के प्लास्टिक की चीजें, कपड़ों का धागा, सब कहीं ना कहीं इसी रिफाइनरी से ही आता है। और ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। अब ये देखिए, ये इस जगह पे पीछे से जाके अपनी वीडियो देखेगा ना, तो इसको होगा कि मैं क्यों आ गए वो उधर से कम करने के लिए। नहीं। हाँ चलो जाने दो बगैर। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाले धीरू भाई ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी क्यों बनाई। यार मोटा भाई, अब दोस्तों जामनगर रिफाइनरी की हेलो सर जी, हम वीडियो में मैंने ना वो आपकी कॉल उठा के, अब मैं उधर किसको कहूँ यार। अब भाई लाइव मोटा भाई ऑन कॉल है। मोटा भाई बाहर खड़े हैं, कोई दरवाजा खुलवा दे यार। ओके सर, ओके चलो भाई, आप वीडियो तो बनाने दे। चलो भाई चलो यार, को समझने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि जब यह रिफाइनरी नहीं थी तब इंडिया की हालत क्या थी। असल में 1990s के उस दौर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद विदेशी कंपनीज इंडिया में आने लगी थी, जिससे इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ने लगी। और जाहिर सी बात है, ट्रक्स बढ़े, कॉमर्शियल व्हीकल्स बढ़े, तो फिर फ्यूल की डिमांड तो बढ़नी ही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस टाइम इंडिया की रिफाइनरी कैपेसिटी इतनी कम थी कि हम अपनी खुद की जरूरत का भी पेट्रोल और डीजल नहीं बना पा रहे थे। इसलिए 1990 में इंडिया की नेट ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 43% थी, यानी देश के लगभग आधी जरूरत सऊदी अरबिया, इराक, ईरान और कुवैत जैसे देश पूरा करते थे, जिससे देश का ज्यादातर पैसा बाहर ही चला जाता था। और यह सिचुएशन हर साल खराब ही होती जा रही थी। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या एक भी रिफाइनरी तब इंडिया में नहीं थी? अरे भाई थी ना, कई सारी थी, लेकिन सरकारी, जिनको इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल चलाती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह सिर्फ अच्छी क्वालिटी का हल्का क्रूड ऑयल ही प्रोसेस कर पाते थे। भारी क्रूड ऑयल प्रोसेस करना इनके बस की बात नहीं थी। और भारी क्रूड ऑयल होता है सस्ता, मतलब हम सस्ता तेल सामने देख तो रहे थे, लेकिन उसे प्रोसेस करके यूज नहीं कर सकते थे। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम को ही धीरू भाई ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। अब धीरू भाई के बारे में एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि वो कोई ऐसे बिजनेसमैन नहीं थे जो सिर्फ आज का सोचते हो। उनकी सोच हमेशा से ही फ्यूचरिस्टिक होती थी कि किसी पर भी डिपेंड मत रहो, हर चीज खुद की बनाओ। असल में उन्होंने शुरुआत की थी अहमदाबाद के पास एक टेक्सटाइल मिल लगाकर, और उनका ब्रांड विमल एक टाइम पर इंडिया के हर घर का हिस्सा बन गया था। लेकिन धीरू भाई सिर्फ यही रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोचा जो मैं कपड़ा बेच रहा हूँ वो पॉलिस्टर से बनता है, पॉलिस्टर बनती है पीटीए यानी प्यूरिफाइड टेरेफ्लेथिक एसिड से, पीटीए बनता है पेट्रोकेमिकल से, और पेट्रोकेमिकल आता है क्रूड ऑयल से। मतलब मैं कपड़ा तो बेच रहा हूँ, लेकिन असली ताकत वो तेल
तेल वाले के पास में है, इसीलिए उन्होंने एक एक स्टेप खुद लेना शुरू किया। 1986 में पाताल गंगा में पीटीए प्लांट लगाया, 1991 में हजीरा में पेट्रोकेमिकल्स प्लांट लगाया और अब बची थी सिर्फ एक आखिरी चीज, रिफाइनरी। लेकिन दोस्तों यहाँ सिर्फ अपनी चैन कंप्लीट करने की बात नहीं थी। धीरू भाई ने देखा कि पूरे इंडिया में रिफाइनरी की भारी कमी है और डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश में कोई भी बड़ी प्राइवेट रिफाइनरी काम ही नहीं कर रही थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर रिफाइनरी बनानी ही है तो दुनिया की सबसे बड़ी बनाएंगे और यहीं से जामनगर की कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों 1986 में रिफाइनरी सबसे सबसे बड़ी भाई साहब, और पता नहीं ना जाने कितने देशों में जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये खुद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी, जाहिर सी बात है जाहिर सी बात है, इतना ऑयल इंडिया में तो जो पूरा कर ही रहे हैं, बाकी तो सारा उसके अंदर से जो क्रूड ऑयल निकलता है दूसरा वो सारा export है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स पेट्रोकेमिकल निकल रहे हैं, वो भाई एक्सपोर्ट हो सारा रहा है। एक्सपोर्ट क्वालिटी है। रिफाइनरी बनाने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि यह रिफाइनरी बनेगी कहाँ, क्योंकि रिफाइनरी कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं होती। इसके लिए ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ बड़ी जमीन हो, समुद्र के पास में हो, ताकि क्रूड ऑयल के शिप्स आ सके और फ्यूचर में एक्सपैंड करने की जगह भी उपलब्ध हो। काफी खोजबीन के बाद से नजर पड़ी गुजरात के एक छोटे से इलाके जामनगर पर। यह मोती खावड़ी गाँव के पास में एक बंजर जमीन थी जहाँ ना रोड थे, ना बिजली और ना ही पीने का पानी। यहाँ तक कि वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स ने तो साफ मना कर दिया था कि यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन धीरू भाई ने जो देखा ना, वो शायद एक्सपर्ट्स को भी नहीं दिखा। उन्होंने नोटिस किया कि यह जमीन समुद्र के पास है, यानी क्रूड ऑयल के शिप सीधे यहाँ आ सकते हैं। जमीन बंजर है, मतलब कि सस्ती है और जितनी चाहो उतनी मिल सकती है, और यहाँ पहले से कुछ भी नहीं है। प्रॉपर क्या माइंडसेट है भाई, कमाल है। मतलब कि पूरा सिस्टम अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। और दोस्तों एक और बात, गुजरात गवर्नमेंट ने रिलायंस को रिफाइनरी के लिए 10 साल की सेल्स टैक्स हॉलिडे भी दी थी। आसान लैंग्वेज में बोले तो जब भी कोई कंपनी कुछ बेचती है तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है ना, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने रिलायंस से कहा कि 10 साल तक टैक्स मत दो। मतलब कि यहाँ पर सरकार ने भी सपोर्ट किया था। और फिर 1996 में इस रिफाइनरी का काम शुरू हो गया। यहाँ हजारों एकड़ की बंजर जमीन को लेवल करना पड़ा, रोड्स बनाने पड़े, इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ी और पानी का इंतजाम भी करना पड़ा। और दोस्तों पता है, पीक टाइम पर इस साइट पर एक साथ में 70,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। लंदन, शिकागो, ह्यूस्टन और मुंबई के इंजीनियर्स एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ लगे हुए थे। लेकिन तभी जून 1998 में कंस्ट्रक्शन के बीच ही एक ऐसा बड़ा साइक्लोन आया जिससे पूरी साइट ही तबाह हो गई। इस साइक्लोन का नाम था ARB03, जिसमें 195 किलोमीटर पर आवर की तेज रफ्तार से हवा चली थी। और इतना खतरनाक साइक्लोन गुजरात में 1890 के बाद से पहली बार आया था। और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उस हादसे में करीब 60 वर्कर्स की भी जान चली गई थी। लेकिन फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी। सभी ने मिलकर इतनी मेहनत की कि सिर्फ 12 दिनों में रिफाइनरी वापस साइक्लोन से पहली वाली कंडीशन में थी और 15 दिनों में ही दोबारा सभी वर्कर्स काम पर लग गए। और फिर 28 दिसंबर 1999 को धीरू भाई अंबानी के बर्थडे पर सिर्फ 33 महीने में ही दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तैयार हो चुकी है। और हाँ, 33 महीनों में भाई वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल फैक्ट्री भाई साहब, ऑयल रिफाइनरी। और यार कमाल है पता है यार। उस साइज की रिफाइनरी बनाने में ना किसी को दुनिया पता है में कि कहीं भी इनके टोटल कितने बिजनेसेस हैं? यानी कि ये तो हमें हाँ। अभी चलो एक पता हमें चल सिर्फ गया, एक ही कंपनी एक कंपनी जियो का का पता पता है, है, Reliance। हाँ, यानी कि Hotstar जियो का पता हॉटस्टार, है। यानी कि कितने टोटल मल्टीपल बिजनेसेस तो होंगे ना डेफिनेटली, तो वो बताइएगा लास्ट मोमेंट से। 5 से 7 साल लग जाते, लेकिन जामनगर रिफाइनरी करीब 2.5 साल में ही रेडी था और कॉस्ट एशिया के बाकी रिफाइनरी से 40% सस्ती में बन गई थी। तो दोस्तों अब एक जरूरी बात, जामनगर की इम्पोर्टेंस समझनी है ना, तो हमें पहले यह समझना होगा कि रिफाइनरी एक्चुअली करती क्या है। असल में क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में गर्म किया जाता है, जिससे अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग चीजें निकलती हैं। सबसे ऊपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज हम LPG सिलेंडर्स में करते हैं। उसके नीचे आता है पेट्रोल, फिर आता है नेफ्ता, जिससे आगे चलकर प्लास्टिक, पेंट और केमिकल जैसी चीजों का बेस बनाया जाता है। इसके बाद से आता है कैरोसिन, जिससे प्लेन्स का जेट फ्यूल बनता है। फिर आता है डीजल और इसके बाद जो सबसे हैवी हिस्सा बचता है उससे लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है और सबसे लास्ट में बिटुमन बच जाता है, वही रोड बनाने वाला डामर, मतलब एक ये एक रिफाइनरी। ही जो हाँ फैक्ट्री जी, लगे वो सारी ऑयल से ये सारी चीजें निकलती हैं। एक क्रूड ऑयल से देखो मल्टीपल चीजें निकल अब सोचो कि कितना वो तुम्हारी जहाँ पे सोच खत्म होगी वहां से वो बिजनेस स्टार्ट होगा। ओके में यार। क्रूड ऑयल से यही सभी अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालने का काम करती है। तो दोस्तों याद है ना जो हमने शुरू में बात की थी कि 1990s में इंडिया अपनी जरूरत का लगभग आधा पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट करता था, लेकिन जब 28 दिसंबर 1999
1999 को जामनगर रिफाइनरी चालू हुई ना, तो इंपोर्ट तुरंत जीरो हो गया एक दिन के अंदर। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। जो देश कल तक दूसरों पर निर्भर था, वो आज अमेरिका, यूरोप और एशिया को भी ऑयल सप्लाई अमेरिका को भी करने भाई, लगा। आज इंडिया हर भाई साहब अमेरिका को भी दे रहा एक्सपोर्ट कर रहा है भाई साहब। ये अमेरिका नहीं को सुना था हाँ, यार, अमेरिका ये को- सोचा भी नहीं था कि हम इंडिया अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करेगा भाई साहब। चलो साल करीब 90 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा वैल्यू का पेट्रोल और डीजल बाहर बेचता है। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर यह रिफाइनरी है कितनी हाँ। बड़ी। अब इस रिफाइनरी के अगर पाइप्स को एक लाइन में जोड़ दिया जाए ना, तो फिर यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगी। पूरा कॉम्प्लेक्स 7500 एकड़ में फैला हुआ है, यानी करीब 4200 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर। और दोस्तों यह रिफाइनरी सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं बनाती, यहाँ वो फाइबर भी बनते हैं जो हमारे कपड़ों में हैं, वो बॉटल्स भी बनते हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं, और वो रॉ मटेरियल्स भी बनते हैं जिनसे बकेट से लेकर पाइप सब कुछ तैयार किया जाता है। और दोस्तों इस रिफाइनरी की सबसे बड़ी ताकत है इसका डिजाइन। दुनिया में रिफाइनरी की कॉम्प्लेक्सिटी को नापने के लिए एक इंडेक्स होता है, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। और दोस्तों जामनगर का इंडेक्स है 21.1, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। मतलब कि यह रिफाइनरी दुनिया का सबसे गंदा, सबसे सस्ता, सबसे भारी क्रूड ऑयल लेकर भी उससे बढ़िया पेट्रोल और डीजल बना सकती है। और इसका सबूत यह है कि आज तक यह रिफाइनरी 216 से भी ज्यादा अलग अलग ग्रेड्स का क्रूड ऑयल प्रोसेस कर चुकी है। और दोस्तों इसके अलावा दुनिया में और कोई भी रिफाइनरी यह काम नहीं कर सकती। और दोस्तों यही कैपेबिलिटी आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा हथियार बनी, लेकिन वो कैसे हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो दोस्तों अब आते हैं हम उस बात पर जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, यह तो आपको पता ही होगा। अमेरिका हाँ। और यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, मतलब रशिया का तेल कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन इंडिया ने कहा हम खरीदेंगे। इसके बाद से रशिया का क्रूड ऑयल जामनगर में आने लगा, वो भी काफी सस्ते दामों पर। और याद है वो बात जो अभी हमने की थी कि जामनगर किसी भी ग्रेड का क्रूड ऑयल रिफाइन कर सकती है, यहीं पर वो काम आई। रशिया का सस्ता तेल जामनगर में आया, रिफाइन हुआ, और वो पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट हुआ अमेरिका और यूरोप को। मतलब कि रशिया का क्रूड ऑयल जामनगर में बना पेट्रोल और पहुंचा उन्हीं देशों में जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए थे। हालांकि यह गेम हमेशा नहीं चल पाया। 2025 में अमेरिका ने प्रेशर डाला, जिसके बाद से नवंबर में रिलायंस ने रशियन क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया था। लेकिन जब तक ये चला था ना, इंडिया ने खूब फायदा उठाया। तो दोस्तों रशिया वाला एंगल तो आपने समझ लिया, लेकिन यह सब पॉसिबल हुआ कैसे? असल में जामनगर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 रिफाइनरीज हैं। 1999 में जो पहली रिफाइनरी बनी वो इंडिया की डोमेस्टिक जरूरत के लिए थी, और 2008 में रिलायंस ने वहीं पर एक और रिफाइनरी बना दी सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब एक की नीड पूरी करेगी और एक एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी भाई साहब, और दोनों ही एक ही मालिक की भाई साहब। रिफाइनरी और देश एक के ही लिए एरिया और में। दूसरे दुनिया के क्या लिए। बात। और इसी दूसरी रिफाइनरी में ही रशिया का तेल आया, रिफाइन हुआ और एक्सपोर्ट किया गया। इसी रिफाइनरी के साथ ही जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स बन चुका था। और दोस्तों एक और बात जो शायद आपको पता नहीं होगी, 2025 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल के बाद पहली बार अमेरिका में एक नई रिफाइनरी बनाने का प्लान अनाउंस किया। और पता है उसमें पार्टनर कौन है? रिलायंस। मतलब जो देश कभी पेट्रोल बाहर ये कैसे हो ट्रम्प सकता ने है? अंबानी के साथ भाई साहब पार्टनरशिप। हाँ। क्या बात कमाल है से यार। खरीदता था, उसी Big देश की state कंपनी अब अमेरिका में रिफाइनरी बना रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जामनगर के फ्यूचर की। दुनिया बदल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की डिमांड धीरे धीरे कम ही होगी। लेकिन रिलायंस ने तो ये पहले ही समझ लिया था, इसीलिए अब जामनगर सिर्फ फ्यूल नहीं बना रहा बल्कि केमिकल्स पर भी फोकस बढ़ा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी से लेकर बॉडी तक सब कुछ केमिकल्स और प्लास्टिक से बनते हैं। और दोस्तों जामनगर रिफाइनरी ने जो ये कदम बढ़ाया है ना, उसको बिजनेस के लैंग्वेज में कहते हैं O2C, यानी ऑयल टू केमिकल। मतलब कि वही क्रूड ऑयल, लेकिन अब पहले से ज्यादा हिस्सा हाई वैल्यू केमिकल्स बनाने में जाएगा। रिलायंस का टारगेट है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल का 60 से 70% हिस्सा केमिकल में कन्वर्ट हो जाए। और साथ में एक और बड़ा कदम उसी जामनगर में, जहां दुनिया के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, अब वहीं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। नाम है धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स, जहां सोलर पैनल्स बनेंगे, बैटरीज बनेंगी और ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। और इसका साइज पता है कितना है? टेस्ला की गीगा फैक्ट्री से 4 गुना बड़ा। मतलब कि जो
30 लाख को भी क्रॉस कर गया ये तो। बिग प्लेयर्स भाई भाई साहब। पैसा जमीन पैसा। कभी बंजर थी, वहाँ पहले दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी बना और अब दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स। एनर्जी मतलब कि प्लांट, जामनगर पुरानी एनर्जी का भी घर था और अब नई एनर्जी का भी घर बनेगा। लेकिन दोस्तों एक ऑनेस्ट बात भी कर लेते हैं, जो रिफाइनरी ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स के बगल में खड़ी है ना, वही रिफाइनरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाले रिफाइनरीज में से भी एक है। 2022 में इसने जितना CO2 छोड़ा था ना, वो 43 लाख गाड़ियों के एक साल के पोल्यूशन के बराबर है। लेकिन अब एक सवाल है आपसे, अगर आप कल सुबह उठिए और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ही ना मिले तो क्या होगा? ट्रक्स नहीं चलेंगे, सब्जियां नहीं आएंगी और दवाइयां भी नहीं पहुंचेंगी। और यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है। 2025 में जब रिलायंस ने सिर्फ रूटीन मेंटेनेंस के लिए जामनगर रिफाइनरी का एक हिस्सा 21 दिनों के लिए बंद कर दिया था, तो पूरे इंडिया की ऑयल सप्लाई चेन में हलचल मच गई थी। सिर्फ 21 दिन, सिर्फ एक हिस्सा भाई। अब सोचिए अगर पूरी रिफाइनरी ही बंद हो जाए तो इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी का 25% झटके में गायब हो जाएगा, ओके जो भाई। कि देश को रोज चलाता है। और दोस्तों एक और बात, जामनगर सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, यह इंडिया की सिक्योरिटी का भी हिस्सा है। पाकिस्तान की बॉर्डर से यह रिफाइनरी सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने जामनगर के पास अपने फाइटर जेट्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी तैनात किए हुए हैं, सिर्फ इस एक रिफाइनरी को बचाने के लिए। मतलब कि यह रिफाइनरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आर्मी भी इसकी रखवाली करती है। तो दोस्तों आज हमने जो कहानी देखी ना, वो सिर्फ एक रिफाइनरी की कोई पता नहीं है। इनके गुजरात के साथ पाकिस्तान का कौन सा नहीं लगता, उल्टा पूछ लिया मैंने। हाँ लगता तो है। कहानी नहीं हमें है, पता यह होना कहानी चाहिए उस ना आदमी कि की गुजरात थी के साथ जिसने कौन सा कपड़े बेचे, केमिकल्स बनाए और फिर 1999 में एक बंजर जमीन पर खड़ी कर दी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। और ओके भाई साहब ये ओके थी भाई साहब, ये थी आज की वीडियो। आज की चलते वीडियो हैं यार। अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल द एंड, टेक केयर। यार लेकिन आज यार की मैं- वीडियो- लेकिन चलो भाई, क्या हो गया यार? चलो अरे, अगली वीडियो में चलो। मैं तो उससे कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल दे दे 410 किलोमीटर तू से मंगता ही रही, भीख यार- मंगा ही रही। तू कभी यार, तू चोरियों से निकला है तो यार, मामले नहीं, लग नहीं, पड़ा है। अपने मुल्क की तरक्की पड़ोसी कैसे कर मुल्क रहा हूँ होने भाई का साहब? पड़ोसी मुल्क होने का कोई तो फायदा हमें भी होना है यार। मैं कह रहा हूँ यार कि अपना बात मुल्क तुम भी लोगों तरक्की की करेगा बिल्कुल ना। ठीक है, बात तुम लोगों की बिल्कुल, लेकिन कैसे यार? ट्रेड ही नहीं जब तक ओपन होगी भाई तो वो तब नीचे से पाइप जैसे लगा दी नेपाल वालों को। ये पाकिस्तान नीचे से में- तू क्या नीचे नीचे क्या है मेरे तेरा? इलीगल तरीके की तरफ तूने अगर भाग भाग की इलीगल तरफ नहीं है ना, वो हमसे पैसे लेंगे लेकिन नीचे से तो वो हमसे, हम उन्हें पैसे देंगे, हमारे पास हैं पैसे देने के लिए। यार लेंगे कर रहा यार ये तो गलत बात कर रहा है लेकिन तू भाई भाई। वो जो उनका अमेरिकन माइंडसेट है ना जो लेकिन जो अमेरिकन डील होने वाली है अंबानी और उनकी, उसके बारे में क्या भाई उसके बारे में क्या कहना है? फारू डील होगी और जैसे ये डील होगी ना, तो भाई बहुत बहुत फायदा होगा इंडिया समझ को। लेकिन लो। मैं इस इंडिया डील के अगर बारे में currently इधर है ना, तो ये ठक करके भाई, इसमें आ ये जाएगा। मैं ये सोचने डील के- सुन के पता है क्या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हम्म। अमेरिका क्या कहता था? हाँ कौन हो तुम? हाँ, हम कहते हैं, तू कौन है बे? कौन है बे तू? हाँ, ऐसे ऐसे हाँ। लेकिन आप देखो कि इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि अमेरिका खुद है कि हम उधर रिफाइनरी बनाना चाहते हैं आपके और साथ भाई मिलके भाई अमेरिका का साहब। 50 साल बाद वो कोई रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और वो भी रिलायंस की पार्टनरशिप के हाँ साथ। जी भाई, और ये बहुत बड़ा यानी कि हमें लेकिन इस बारे में पहले पता नहीं था, है ना? हाँ, हाँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमसे छुपाया गया, क्यों? भाई, ये जो हम ग्रीन पूछते हैं क्यों यार, हमसे कौन सी ऐसी हमारा धंधा होगी? हमारे चैनल वाली टीम जानना चाहती है हाँ। कि क्यों? हमसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी डील कैसे छुपाई गई यार? वाकई में यार, और जो वो बना रहे हैं सोलर पैनल वाला वो भी छुपाया गया। हाँ, ग्रीन सोलर एनर्जी पैनल वाला भी नहीं बताया, सोलर पैनल वाला भी नहीं बताया भाई साहब, ये तो गलत बात यार है। ये तो फिर हम यार भेदभाव है ना, चलो क्योंकि फिर हम चलते आपके हैं। लिए अच्छी वीडियो लाते हैं, आपकी चल डिमांड कर पे- मेरा अच्छी वीडियोस लाता है तू अभी अच्छी वीडियोस भी नहीं ला रहा भाई। ये मुझे ना इस वीडियो ने काफी बोर किया, पता नहीं हमारी ऑडियंस को ये पसंद आती है यार या नहीं। कितनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन यार मतलब कि वो इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी ऑडियंस को पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है। भाई अगर तो हमारे व्यूअर्स एम को कर देते हैं कोई लाइक का या कोई कमेंट्स का भाई है, एम करते हैं 500 लाइक और 300 कमेंट्स के ऊपर। औकात से बाहर ना यार इतने हो तो आ जाते हैं हम वीडियो के ऊपर भी। आ तो जाते फिर हैं। इतने आ जाते हैं तो भाई 1000 लाइक्स करें, और कम से कम जो कमेंट्स हैं वो भी 10-15 हजार तो कमेंट्स कर ही देना है। हाँ, भाई आप- ये वीडियो फाड़ू जाएगी, हाँ। फाड़ू वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा देना। हाँ, बेल तो आइकन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। टेक केयर।